नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की बात करेंगे जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। डीबी कूपर की कहानी। सोचिए, एक आदमी एक प्लेन हाईजैक करता है, फिरौती वसूलता है और फिर हवा में ही कहीं खो जाता है, हमेशा के लिए। तो सवाल यही है, आखिर कोई इंसान सिर्फ गायब होकर एक लेजेंड, एक किंवदंती कैसे बन सकता है? चलिए, इसी सवाल के साथ इस कहानी की परतों को खोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये एक मिथक के जन्म की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जिसने पूरे सिस्टम को चुनौती दी और फिर कभी पकड़ में नहीं आया। तो चलिए चलते हैं 24 नवंबर 1971 में। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट है, पोर्टलैंड से सिएटल जा रही है। सब कुछ नॉर्मल है। इसी फ्लाइट पर एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला आदमी, एक बिजनेसमैन, सूट बूट में सवार होता है और अपना नाम बताता है डैन कूपर। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। प्लेन के उड़ान भरते ही कूपर एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट थमा देता है। अटेंडेंट को लगा शायद कोई फ़ोन नंबर वगैरह होगा, तो उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कूपर ने बड़े ही शांत अंदाज में कहा, मिस, बेहतर होगा आप उस नोट को पढ़ें, मेरे पास एक बम है। और फिर उसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसके अंदर लाल सिलेंडर और तारें थीं। बस उसी पल से अमेरिकी इतिहास की सबसे अजीबो-गरीब हाईजैकिंग शुरू हो गई थी। कूपर की मांगें भी बड़ी साफ और सोची समझी थीं। उसे चाहिए थे $2 लाख, वो भी कैश में। साथ में 4 पैराशूट और सिएटल में ईंधन से भरा एक ट्रक। उसकी हर एक मांग से ये साफ था कि ये कोई अचानक बनाया गया प्लान नहीं था। इस पर बहुत बारीकी से काम किया गया था। अब यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। एयरलाइन ने तुरंत सहयोग करने का फैसला कर लिया। उनके अध्यक्ष डोनाल्ड नायरोब के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी थीं, यात्रियों की सुरक्षा और कंपनी की इमेज। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस हाईजैकिंग की खबर पूरी दुनिया में फैले। तो उन्होंने आदेश दिया, कूपर जो भी मांग रहा है उसे दे दो। तो फिरौती मिली, पैराशूट मिले। कूपर ने सभी यात्रियों को सिएटल में उतरने दिया। फिर प्लेन ने दोबारा उड़ान भरी और यहीं से कहानी का सबसे नाटकीय, सबसे अविश्वसनीय मोड़ आता है। कूपर ने बोइंग 727 की पीछे की सीढ़ियों से चलती फ्लाइट से छलांग लगा दी। ऐसा कुछ जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। अच्छा, एक और मजेदार बात, हम सब उसे डीबी कूपर के नाम से जानते हैं, है ना? लेकिन उसने तो अपना नाम डैन कूपर बताया था। तो फिर ये डीबी कहाँ से आ गया? ये सब हुआ एक रिपोर्टर की छोटी सी गलती की वजह से। और यहीं पर साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे कहते हैं एंकरिंग बायस। जो पहली जानकारी हमें मिलती है ना, हमारा दिमाग उसी पर टिक जाता है। रिपोर्टर ने गलती से डैन को डीबी समझ लिया और बस वही नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और यहीं यहीं ये रहस्य अपने सबसे बड़े सवाल पर आकर अटक जाता है। क्या कूपर उस छलांग से बच पाया? सोचिए जरा। एक तरफ हालात बेहद खराब थे, तूफानी रात, पहनने के लिए सिर्फ एक सूट और नीचे बर्फीला ठंडा पानी, बचने का चांस ना के बराबर। लेकिन दूसरी तरफ उसके बाद कई लोगों ने उसकी नकल की और वो बच भी गए। और सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात, ना तो कूपर मिला, ना उसकी लाश और ना ही उसका पैराशूट, कुछ भी नहीं। कूपर के गायब होते ही एफबीआई ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन शुरू कर दी। ये एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो सचमुच हवा में घुल गया था। और ये कोई आसान काम नहीं था। एफबीआई के सामने मुश्किलें पहाड़ जैसी थीं। जिस इलाके में कूपर के कूदने का अंदाजा था, वो सैकड़ों वर्ग मील का घना, ऊबड़-खाबड़ जंगल था। उसकी सही लैंडिंग की जगह का पता लगाना लगभग नामुमकिन था। एफबीआई ने क्या कुछ नहीं किया। ड्रॉप जोन का अंदाजा लगाने के लिए प्लेन से 91 किलो की स्लेज गिराई, आसपास के घरों की तलाशी ली, यहां तक कि एक झील में पनडुब्बी तक उतार दी। पर नतीजा 0, कुछ नहीं मिला। साल पर साल बीतते गए, पूरे 8 साल तक। ये केस एक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। ऐसा लगने लगा था कि डीबी कूपर और वो सारे पैसे अब हमेशा के लिए एक राज बन चुके हैं। लेकिन फिर 1980 में कहानी में एक नया मोड़ आया। एक बड़ी कामयाबी मिली। फिरौती की रकम का एक छोटा सा हिस्सा, सिर्फ $5,800 अचानक से मिल गए। और मिला भी कैसे, ये भी सुनिए। एक 8 साल का बच्चा था, कोलंबिया नदी के किनारे खेल रहा था और उसे रेत में दबे हुए $20-20 के नोटों के बंडल मिले।
जब सीरियल नंबर मैच किए गए तो कंफर्म हो गया ये वही पैसा था जो डीबी कूपर को दिया गया था। इन पैसों के मिलने से जांच में जैसे एक नई जान आ गई। अब फोकस इस बात पर शिफ्ट हो गया कि आखिर ये कूपर था कौन। उसके पीछे छोड़े गए छोटे छोटे सुरागों से उसकी पहचान ढूंढने की कोशिशें फिर से शुरू हो गई। कूपर अपने पीछे सिर्फ एक ही चीज छोड़ गया था, एक टाई क्लिप। दशकों तक ये सबूत ऐसे ही पड़ा रहा, किसी काम का नहीं लगा। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी बदली और जब मॉडर्न माइक्रोस्कोप से इसकी जांच हुई तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। उस क्लिप पर टाइटेनियम के बहुत छोटे छोटे कण मिले। अब टाइटेनियम उस जमाने में कोई आम धातु नहीं थी, ये खास तौर पर एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियों में इस्तेमाल होती थी। ये पहला ठोस सुराग था जो इशारा कर रहा था कि कूपर किस फील्ड का हो सकता है। इस सुराग के बाद सैकड़ों संदिग्धों की जांच हुई, लेकिन शक की सुई आखिर में 2 लोगों पर आकर टिक गई। पहला, रिचर्ड मैककॉय। इसने तो कूपर के कुछ महीने बाद ही बिल्कुल उसी स्टाइल में एक और प्लेन हाईजैक कर लिया था, लेकिन उसकी शक्ल कूपर के स्केच से मिलती नहीं थी। दूसरा था रॉबर्ट रैकस्ट्रॉ, एक फौजी जो स्केच से मिलता जुलता भी था और पैराशूट चलाना भी जानता था, पर उसके खिलाफ कोई भी फिजिकल सबूत नहीं मिला। मतलब हर सुराग एक बंद गली में जाकर खत्म हो रहा था। तो इतने साल की जांच, हजारों सुराग, अनगिनत थ्योरीज, इन सब के बाद एफबीआई एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां उन्हें एक बड़ा फैसला लेना था। और फिर वो दिन आया, 12 जुलाई 2016। पूरे 45 साल की लगातार खोज के बाद एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर डीबी कूपर का केस बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि रहस्य सुलझ गया। इसका मतलब ये था कि एजेंसी ने हार मान ली थी कि वो इस भूत को अब कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो आधिकारिक कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन असली रहस्य वो तो आज भी जिंदा है। डीबी कूपर का केस अमेरिकी इतिहास में अकेला ऐसा विमान अपहरण का मामला है जो आज तक अनसुलझा है। सारे सबूतों को देखने समझने के बाद बस एक ही सवाल मन में उठता है, क्या कूपर उस रात तूफानी आसमान को मात देकर एक नई जिंदगी शुरू कर पाया, या फिर वो अमेरिका के घने जंगलों में कहीं एक गुमनाम मौत मर गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए हवा में ही कैद रहेगा।